में से। नमस्कार, अनादि टीवी की खास पेशकश सत्ता के फाइनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रत्नाकर त्रिपाठी। मध्य प्रदेश में पहली बार एक साथ 28 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। ये प्रदेश के सियासी इतिहास का सबसे बड़ा चुनाव है, जिसमें कई राजनेताओं की साख दांव पर लगी है। इस चुनाव में कुछ की नैया डूबेगी तो किसी की लगेगी पार। खास तौर पर शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीडी शर्मा, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की साख दांव पर है। साथ ही कांग्रेस सरकार गिराकर भाजपा में आए 22 पूर्व विधायकों और भाजपा छोड़कर कांग्रेस में पहुंचे प्रत्याशी का करियर भी ये उपचुनाव तय करेगा। उपचुनाव में हार जीत का इन सभी दिग्गजों के राजनीतिक भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आज सत्ता के फाइनल में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले देखिए हमारा ये खास आकलन। प्रदेश के सियासी इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा उपचुनाव कई राजनेताओं का राजनीतिक भविष्य तय करेगा। इस चुनाव में नेताओं की साख का सवाल तो है ही, उनके राजनीतिक भविष्य की दिशा भी तय होगी। भाजपा की सरकार स्थिर करने और कांग्रेस के लिए वापसी का मौका लाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका में है। सबसे पहले बात सीएम शिवराज की करें तो शिवराज के लिए ये चुनाव महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि उन्हीं का चेहरा सबसे आगे है। चौथी बार के सीएम हैं और पूरा चुनाव उनके कंधों पर टिका है। भाजपा का फोकस ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने पर है। भाजपा अगर ज्यादा सीटें जीतती है तो शिवराज और मजबूत होंगे। शिवराज की चौथी पारी और सफल मानी जाएगी। अगर सीटें कम होती हैं या बुरी तरह पार्टी हारती है तो ये शिवराज के चेहरे का करिश्मा खत्म होना भी माना जा सकता है। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के राजनीतिक करियर के लिए ये उपचुनाव टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। कमलनाथ गद्दार का मुद्दा उठाकर सत्ता में वापसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। अपने शासनकाल में शुरू की गई योजनाओं को कमलनाथ गिना रहे हैं। अगर कांग्रेस इस चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतती है तो ये कमलनाथ के नेतृत्व पर जनता की मोहर होगी। अगर कांग्रेस उपचुनाव हारती है तो ये कमलनाथ के साख पर सत्ता गिरने के बाद दूसरा बड़ा दाग होगा। सिंधिया की तरह ही कमलनाथ के लिए भी ये चुनाव साख का सवाल है। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पूरे चुनाव में अहम फैक्टर हैं। सिंधिया ही समर्थकों के साथ कांग्रेस सरकार गिराकर भाजपा को सत्ता में लाए। सिंधिया के कंधों पर ग्वालियर चंबल की सीटें जिताने के साथ ही बाकी जगहों पर भी जीत दर्ज कराने की जिम्मेदारी है। सिंधिया की साख दांव पर है। अगर भाजपा चुनाव हारती है या बहुत कम सीटें लाती है तो इसे सिंधिया के साथ जोड़ा जाएगा। सिंधिया द्वारा सरकार गिराने भाजपा की हार की सूरत में गलत माना जा सकता है। समर्थकों और भाजपा की जीत सिंधिया के फैसले और भाजपा की सत्ता को सही साबित करेगी। दूसरी तरफ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा के लिए ये चुनाव बड़ा मौका है। वीडी शर्मा इस चुनाव से संगठन प्रबंधन की क्षमता साबित कर सकते हैं। वीडी संगठन के प्रबंधन पर ही फोकस कर रहे हैं। भाजपा ज्यादा से ज्यादा सीटें लाती है तो शर्मा का कद बढ़ेगा। बेहद कम सीटें आने या चुनाव हारने पर शर्मा के नेतृत्व पर भी सवालिया निशान लगेंगे। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद ये शर्मा का पहला बड़ा चुनावी रण है। अगर बात दिग्विजय सिंह की करेंगे तो दिग्गी राजा के लिए ये चुनाव निजी तौर पर कुछ खोने और पाने से ज्यादा सिंधिया के राजनीतिक करियर को खत्म करने का बड़ा मौका है। भाजपा और सिंधिया समर्थक चुनाव हारते हैं तो देश, प्रदेश और गुना की सियासी प्रतिद्वंदता में दिग्विजय सिंधिया से काफी आगे निकल जाएंगे। कांग्रेस की सरकार बनने का रास्ता अगर खुलता है तो भी दिग्विजय के लिए इस बार ज्यादा मुफीद हालात होंगे। उनके बेटे जयवर्धन को वापस मंत्री पद मिलेगा। अगर कांग्रेस चुनाव हारती है तो दिग्विजय के पास होने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के 10 नवंबर को जब परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिवराज जी के नेतृत्व में मजबूती के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और जनता एक साथ मिलकर विकास की गति बढ़ाने वाली है। लगातार सुशासन, जन कल्याणकारी योजनाएं चलाने वाली है। लेकिन कमलनाथ जी पीसीसी अध्यक्ष पद और एलओपी नेता प्रतिपक्ष पद दोनों त्याग कर और मध्य प्रदेश की राजनीति से विदाई लेने वाले हैं।
इसके अलावा उनके पास में कोई दूसरा चारा नहीं है। ये जो चुनाव हैं इसमें सिंधिया जी की भी दांव पे लगी है और शिवराज सिंह जी की भी दांव पे लगी है, और जिस तरीके से जो है सत्ता की लिप्सा और भूख जाहिर की है, जनता उसे दुत्कार रही है और दुत्कारती है। चुनाव में वो हारते हैं, प्रतिष्ठा धूल धूसरित हो जाएगी, वैसे हो ही चुकी है। आज जिस मेहनत और परिश्रम से कमलनाथ जी ने, दिग्विजय सिंह जी ने, उन सारे नेताओं ने कांग्रेस को जो सत्ता में लाए थे, वो आज जो है जनता के बीच में है और अपने अभियान को लेकर सामने है। कमलनाथ जी की सभाओं में जो भीड़ उमड़ कर आ रही है, वो इस बात का द्योतक है कि उन्होंने जो काम 15 महीने में किए हैं, उन कामों को जनता का आशीर्वाद प्राप्त है और जनता ये तय कर देगी। इस चुनाव में सिर्फ शिवराज महाराज, बीडी शर्मा, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की साख दांव पर नहीं लगी, बल्कि कांग्रेस सरकार गिराकर भाजपा में आए 22 विधायकों में से कुछ हार जाते हैं तो उनका राजनीतिक करियर हाशिए पर चला जाएगा। फिलहाल वो सत्ता से बाहर हो जाएंगे। भाजपा छोड़ कांग्रेस में पहुंचे प्रत्याशी भी चुनाव हारते हैं तो उनके लिए भी राजनीतिक करियर संभालना मुश्किल होगा। मतलब साफ है कि दल बदलू नेता उपचुनाव हारते हैं तो ना इधर के रह पाएंगे और ना उधर के। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ गए हैं अनादि टीवी के एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया और ब्यूरो हेड ब्रजेश चौक से। प्रभु जी, सबसे अंतिम पंक्ति से बात शुरू करते हैं। जो विधायक कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं, उनके लिए वास्तव में ये चुनाव बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। यदि वे अपनी सीट नहीं बचा पाते हैं तो माना जा सकता है कि उन लोगों ने एक तरीके से जिस कदम को अपनी नई जिंदगी का प्रतीक समझा था, उनकी राजनीतिक आत्महत्या का कारण बन गया था। जो विधायक यदि चुनाव हार जाते हैं, उनके पास आगे के लिए भविष्य का क्या रास्ता रह जाएगा? देखिए रत्नाकर जी, जो कैंडिडेट मैदान में हैं उनकी साख तो आनी जानी है। उनकी साख का यहाँ पर सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि वो जो चुनाव अभी लड़ रहे हैं उपचुनाव में जितने वोट मिलेंगे वो एक उनका आधार होगा और उसी वोट के आधार पर वो अगले चुनाव की तैयारी करते हैं और पार्टियां भी उसी आधार पर उनको टिकट देती हैं। तो इसलिए प्रत्याशी तो अपना जीवन एक तरीके से कहें भविष्य दांव पर लगाता है, केवल साख वहाँ पर नहीं होती उसकी। उसके लिए वहाँ पर फ़ायदा भी है उसको चुनाव से कि एक उसको सर्टिफिकेट मिल जाता है कि उसके समर्थन में इतने वोट हैं, इतने लोग उसको चाहते हैं। उसको एक पता भी चल जाता है किस एरिया के लोग उसको समर्थन दे रहे हैं, तो इससे वो अपने भविष्य की तैयारियां भी कर लेता है। लेकिन यहाँ जो असली साख दांव पर लगी है वो उन बड़े नेताओं की लगी है जो सत्ता चलाते थे प्रदेश में। यदि हम भूपेंद्र गुप्ता जी की बात पर भरोसा करें, जैसा वो कह रहे थे, तो कमलनाथ की साख दांव पर नहीं लगी है, साख दांव पर लगी है शिवराज सिंह चौहान की और ज्योतिरादित्य सिंधिया की। इसका मतलब यह है, भूपेंद्र गुप्ता जी जो कह रहे हैं, इसका आशय यह है कि कमलनाथ चुनाव जीते या हारे उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क पड़ने वाला है तो यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को पड़ने वाला है, फर्क पड़ने वाला है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को पड़ने वाला है। क्योंकि यदि चुनाव जीतती है भारतीय जनता पार्टी तो शिवराज सिंह चौहान का पूरा कार्यकाल इस बार का कंप्लीट हो जाएगा और साथ ही देश भाजपा के एक ऐसे नेता बनकर उभरेंगे भारतीय जनता पार्टी के कि जो लगातार चौथी बार सरकार चलाने वाले होंगे, लंबे समय तक मुख्यमंत्री वो भाजपा के होंगे। सबसे पहली बार ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जो लंबे समय तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे रहे। ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर अपना वजन मजबूती से साबित कर पाएंगे कि पिछले चुनाव में जो उनको श्रेय दिया जा रहा है कि उनके ग्वालियर चंबल अंचल की 16 सीटों पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के दम पर वहाँ के विधायक जीते थे। भले सिंधिया लोकसभा का चुनाव वो हार गए थे, लेकिन उनकी दमदारी पर वहाँ के विधायक चुनाव जीते थे और उन्होंने इस्तीफा देकर साबित भी किया कि वो सिंधिया के कारण चुनाव जीते थे। तो यदि वो 16 ही जीत जाते हैं वहाँ पर तो सिंधिया अपनी स्थिति बरकरार रख सकते हैं। यदि उनमें से कुछ कम होते हैं तो सिंधिया का वजन राजनीति में स्वाभाविक तौर पर घटेगा। लेकिन यदि हम कांग्रेस की बात करने जाते हैं तो जैसे दिग्विजय सिंह अदृश्य चल रहे हैं पर्दे के पीछे, तो इस साख की लड़ाई से उन्होंने अपने आप को बचा लिया है सामने ना आकर कि यदि कुछ नफ़ा नुकसान होता है तो पूरा कमलनाथ के सिर पर जाए, दिग्विजय सिंह सेफ रह जाए इस पूरे चुनाव में। एक ये गणित उनका हो सकता है। कमलनाथ यदि चुनाव हारते हैं तो जैसा कि सभी लोगों को दिख रहा है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल भी कह रहे थे, फिर वो प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी जिसको वो लगातार खींच रहे हैं पिछले 3.5 साल से, वो कुर्सी उनसे छिन जाएगी। चुनाव यदि पार्टी हारती है तो वो नेता विपक्ष रहना भी स्वीकार नहीं करेंगे वो,
क्योंकि वो स्थितियां रहेंगी कि अब उनके लिए कांग्रेस के अंदर ही विरोध इतना स्वर प्रबल हो सकते हैं कांग्रेस के अंदर के कि कमलनाथ को फिर वाकई में, जैसा कि रजनीश अग्रवाल कह रहे हैं, वो रास्ता अख्तियार करना पड़ सकता है। तो ये जो साख का असली लड़ाई जो है वो यहाँ पर है। यदि हम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तो कमलनाथ हैं। भारतीय जनता पार्टी में वी डी शर्मा की साख जरूर बढ़ जाएगी कि उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी इस उपचुनाव में जीत हासिल करके फिर से अपनी सत्ता को बरकरार रख पा रही है। जी जी प्रभु जी, मैं जो सवाल मैंने आपसे किया था कि विधायकों का निश्चित रूप से उन्हें कई इसके बाद रुझान पता चल जाते हैं, सर्टिफिकेट वाली बात है, पता चल जाता है कहाँ स्थिति मजबूत है कहाँ नहीं है। मेरे सवाल का आशय ये था कि वो विधायक जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर अपनी बरसों बरस पुरानी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में आ गए थे, उनके लिए चुनाव हारने की स्थिति में फिर क्या रास्ते रह जाएंगे? पॉलिटिकल करियर उनका क्या स्टैंड स्टिल पोजीशन में आ सकता है या फिर उन्हें कोई नए रास्ते खुल सकते हैं उनके लिए? देखिए रत्नाकर जी, जो मुझे दिख रहा है, ये मेरा अपना एक अनुमान है, क्योंकि राजनीतिक दलों को निर्णय लेना है, जो भारतीय जनता पार्टी को उनके बारे में निर्णय लेना है, सिंधिया को निर्णय लेना है, शिवराज को निर्णय लेना। लेकिन मेरा अपना अनुमान है कि इनमें से जो मंत्री या विधायक चुनाव हार भी जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को चूंकि अपनी सरकार पूरे बचे हुए 3 साल चलानी है, तो उनको निगम मंडल जैसे पदों पर एडजस्ट करेगी पार्टी, वहाँ पर उनकी रसूख को बरकरार रखेगी, जिससे वो अपने क्षेत्र में बरकरार रह सकें, अपना प्रभाव दिखा सके लोगों को, और सिंधिया भी खुश रहें, क्योंकि सिंधिया को नाराज करके भारतीय जनता पार्टी आगे की सरकार चलाना संभव नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। एक सिंधिया फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है, और उसने जिस तरीके से 22 विधायकों ने उनकी आवाज़ पर इस्तीफा दिया उनके आत्मसम्मान के लिए, तो वो साबित करता है कि जब उनका नेता सड़क पर आता है तो 22 विधायक सड़क पर आ जाते हैं। तो ये आगे यदि कहीं ऐसा उनके 22 में से किसी पर भी चोट होती है, किसी को डाउन किया जाता है, तो वो फिर वो अपनी ताकत दिखा सकते हैं। फिर वो हो सकता है कि वो ये पड़ला कांग्रेस की तरफ झुक जाए, उनका कमलनाथ से कोई पैक्ट हो जाए उधर और वो उधर चली जाए उनका पूरा का पूरा गुट। तो ये जो खतरा है ये भारतीय जनता पार्टी नहीं उठाएगी, उनका सम्मान पार्टी कहीं ना कहीं सरकार से जुड़े हुए संगठनों में बरकरार रखेगी। जी जी ब्रजेश जी, अब अगला सवाल आपसे है। जो अभी प्रभु जी ने जो एक चीज़ कही कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से आए विधायकों का सम्मान बरकरार रखेगी, सिंधिया की नाराज़गी मोल लेने का जोखिम नहीं उठाएगी, और वो कम से कम अगले चुनाव तक ये चाहेगी कि वो सारे लोग एक साथ जुड़े रहें। अगला चुनाव आने तक इस जो स्थिति है आज की, सिंधिया खेमे की जो दखल है, सिंधिया खेमे का जो प्रभाव है, उसमें अगला चुनाव आने तक कितने बदलाव की गुंजाइश आप देखते हैं? रत्नाकर जी, जैसे कि पटेरिया जी ने बताया है कि इनका रसूख बरकरार रखना पड़ेगा, तो जब रसूख बरकरार रखेंगे तो एक तरह से ये माना जाएगा कि ये अगला चुनाव वहाँ की तैयारी करेंगे, क्योंकि अब कांग्रेस भाजपा के पास भी उस क्षेत्र कई क्षेत्र ऐसे हैं यहाँ उनके कैंडिडेट भी जो पहले रहे हैं दल बदल करके चले गए हैं, या फिर जो अभी मैदान में आए हैं वो भाजपा के भरोसे रहे हैं। यदि भाजपा उन पर अभी नगर निगम मंडलों में यदि उनको बनाती है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा देती है, तो रसूख तो उनका क्षेत्र में बरकरार रहेगा ही। दूसरे दलों के आए विधायक यदि जीत भी जाते हैं, यदि वहाँ से कांग्रेस के विधायक जीत भी जाते हैं, तो सत्ता में जो होगा उसका ही प्रभाव रहता है क्षेत्र में। आपने देखा होगा राजनीति में ऐसा होता है कि यदि भाजपा सत्ता में है और उसका विधायक हारा हुआ भी है, जो उम्मीदवार है उसका हारा हुआ है, तो क्षेत्र में उसका ही दबदबा रहता है, उसकी सुनवाई होती है और उसका ही दरबार ज़्यादा लगता है जीते हुए विधायक की अपेक्षा। यदि कांग्रेस की सरकार बनेगी तब जरूर इन्हें जो हारेंगे उनके लिए मुश्किल रहेगी क्षेत्र में, और तब भाजपा को टिकट बदलने पे या उस पर विचार करना पड़ेगा। लेकिन यदि सरकार जैसी की उम्मीदें हैं कि 100% कुछ नहीं होता, जिससे सिंधिया जी के साथ आए सारे के सारे जीत जाएंगे, ऐसी संभावना तो कम है। और दूसरी तरफ कांग्रेस की ये संभावना भी कम है कि उनके सभी विधायक उनको जीतना पड़ेंगे, सारे उपचुनाव जब जीतना पड़ेंगे तब उनकी सरकार बनेगी। तो सरकार की संभावना एक तरह से देखी जाए तो भाजपा की ज़्यादा लग रही हैं कांग्रेस की अपेक्षा। तो यदि इस हालातों में, ऐसे हालातों में यदि ये हार भी जाते हैं, सिंधिया खेमे के विधायक या भाजपा के जो भी उम्मीदवार हैं 22 जो आए हैं कांग्रेस से भाजपा में आए हैं, यदि वो हार भी जाएंगे तो उनके पावर में रसूख में कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। तो इनका भविष्य एक तरह से बहुत कम ऐसे होगा कि किसी का टिकट कटे, अगली बार इनको फिर मौका दे सकती है पार्टी। जी जी ब्रजेश जी, ये अगला सवाल ये है कि प्रतिष्ठा की हम बात कर रहे हैं, साख की बात कर रहे हैं, हमने शिवराज सिंह चौहान से लेके दिग्विजय सिंह तक की बात कर ली, इन विधायकों की बात कर ली। अब एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर वो आता है जिन लोगों ने इस चुनाव के लिए, जो चुनाव होने जा रहे हैं उनके लिए
अपने अंतरात्मा के साथ में या दिल पर पत्थर रख के सेक्रीफाइस किया है, जिनमें मुदित शेजवार का भी नाम है, जिनमें दीपक जोशी का भी नाम है, और इस तरीके के कई ऐसे नाम हैं भाजपा में जिन लोगों को अपना एक सेक्रीफाइस करना पड़ा है, भले ही विलिंगली हो भले ही अनविलिंगली हो। इन लोगों के लिए इस चुनाव के बाद में किस तरीके की अपनी जो इलाके में एक तो साख रहती है, भाई लोग कहते हैं कि आप हमारे नेता थे, आप हमारे विधायक थे, लेकिन अब आपको सबसाइड कर दिया गया है। पार्टी के भीतर भी जब आप विधायक नहीं रह जाएंगे तो शायद वैसा महत्व ना रह जाए। तो इन लोगों की साख का इनके पॉलिटिकल कैरियर पे इस चुनाव के बाद क्या असर पड़ता दिख रहा है? जाहिर है रत्नाकर जी, यदि वहाँ पे जिन क्षेत्रों में कांग्रेस के उम्मीदवार आए हैं, कांग्रेस से आए हैं, जो उम्मीदवार बनाए हैं, वहाँ पे जो भाजपा के पुराने लोग रहेंगे और जो पार्टी में रह गए हैं, गए नहीं हैं, तो उनकी साख तो क्या है, उनको अपना राजनीतिक भविष्य खतरे में लग रहा है। तो इसी कारण तो जो गुटबाजी और जो भीतर घात की जो बातें आ रही हैं कि भाजपा में भी होंगी, कांग्रेस में भी, ऐसा ही डर एक कांग्रेस में भी है। जिन लोगों को टिकट नहीं मिला, भाजपा के लोग वहाँ चले गए हैं, उनको टिकट मिल गया है। तो ये दोनों तरफ है, ये राजनीतिक भविष्य की लड़ाई भी एक तरह से है दोनों दलों में। बहुत जो लोग, जैसे आपने मुदित शेजवार का नाम लिया है, तो मुदित शेजवार पहली बार के हैं। मुदित शेजवार का भविष्य बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है, वो तो अभी युवा हैं। तो यदि वो इस सोच के चलते हैं कि पार्टी में उनका बहुत भविष्य है, आगे उनके पीछे बहुत लंबी लाइफ है उनकी, तो उनके लिए तो कोई खतरा महसूस नहीं होता है। यदि आप देखेंगे कि जैसे चौधरी जी का भी मान लें हम, तो वो 1-2 चुनाव, ज़्यादा से ज़्यादा 3 चुनाव, भाजपा तो हमेशा आपने देखा होगा सर्वे के आधार पर टिकट काटने की मानी जाती है। वो पार्टी ये तय करती है, वहाँ की एडजस्ट करती है उनके नेताओं को। यदि वरिष्ठ नेता हैं तो उनको सम्मान दिया जाता है। पहले भी उन्होंने पिछले चुनाव में भी जैसे आपने देखा पारुल साहू का ही टिकट काट दिया था। इस आधार पर काटा था कि वो जिताऊ उम्मीदवार नहीं बची थी, वहाँ पे लोगों से उनका अटैचमेंट कम था, इस कारण उनका टिकट काटा गया था। नहीं तो उनका टिकट काटने की कोई संभावना ही नहीं थी वहाँ पे। तो भाजपा हमेशा टिकट काटती है यदि हारने वाला उसको लगता है उसके सर्वे में ये हारने वाला उम्मीदवार, लेकिन उसको ऐसा नहीं है कि उपेक्षा करे छोड़ दे कि यदि उसको कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाता है, संगठन में एडजस्ट किया जाता है, तो ऐसा हो भी सकता है कि भविष्य में यदि जो उनके उम्मीदवार हैं इनमें से हारे हैं और इनकी संभावना अगले चुनाव में जीतने की नहीं रहे, सर्वे में ऐसा आता है, तो मुदित शेजवार का हो चाहे किसी का भी हो, उनको टिकट मिल सकता है। जी जी प्रभु जी, एक जो अभी संभावनाएं जो दिख रही हैं, जिस तरीके का परिदृश्य सामने आ रहा है, और जैसी ये भी संभावना भी ये जताई गई कि यदि कांग्रेस की पराजय होती है तो कमलनाथ के लिए प्रदेश अध्यक्ष ना एलओपी इस तरीके की कोई चीज़ बाकी शायद नहीं रह जाएगी। प्रदेश कांग्रेस में एक लंबे समय से नेताओं को लेकर चेहरे का अभाव है। दिग्विजय सिंह वैसे सक्रिय नहीं हैं, पर्दे के पीछे से ज़रूर सक्रिय हैं, लेकिन पद वाली राजनीति से वो काफ़ी दूर जा चुके हैं। कमलनाथ का अगर इन 28 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में फेल्योर होता है तो राज्य में नए चेहरे के रूप में कांग्रेस के किन किन नेताओं को देखा जा सकता है? देखिए रत्नाकर जी, कांग्रेस को निर्णय लेना है। पहली बात तो ये कि उनको किनके दम पर अपनी पार्टी चलानी है। यदि हम बैठकर इसका आकलन करने की कोशिश करते हैं तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं यहाँ बैठकर कि चूँकि अभी कांग्रेस को जो लीड कर रहे हैं वो 70+ के नेता लीड कर रहे हैं मध्य प्रदेश में। दिग्विजय सिंह को यदि लें, वो पर्दे के पीछे काम करते हैं तो वो भी 70 से ऊपर हैं, कमलनाथ भी 70 से ऊपर हैं। इसके बाद की यदि लाइन देखते हैं कांग्रेस में तो फिर एकदम युवाओं की लाइन आ जाती है। जीतू पटवारी का नाम सामने आ जाता है जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं। जयवर्धन सिंह जो मंत्री रहे हैं, पिछली सरकार में नगरीय प्रशासन मंत्री थे, वो लगातार सक्रिय हैं। ऐसे नेता जो युवा हैं वो सेकंड लाइन के लिए आ सकते हैं। एक नया नाम और जो पहली बार के सांसद है छिंदवाड़ा से नकुल नाथ, उनने अपने आप को प्रोजेक्ट किया है कि वो कांग्रेस को लीड करने वाले हैं इस उपचुनाव में। हालांकि अभी तक तो वो कहीं दिखाई नहीं दिए उपचुनाव में, लेकिन उनने ये दावा किया था कि उपचुनाव की जंग में उनके नेतृत्व में लड़ी जाएगी। प्रियव्रत सिंह हैं। तो ऐसे कांग्रेस में युवाओं की एक टीम है, लेकिन ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी से तुलना करें तो भारतीय जनता पार्टी में यदि हम देखें तो 3 पीढ़ी के नेता एक साथ दिखाई दे सकते हैं, लेकिन कांग्रेस में वो स्थिति नहीं है। कांग्रेस में जो बीच की पीढ़ी है वो ख़त्म हो गई है। वहाँ के नेता जो भी थे वो सब सिंधिया के साथ उधर चले गए। तो कांग्रेस में युवा नेतृत्व, एकदम युवा नेतृत्व मिलेगा कांग्रेस को, या फिर अनुभवी नेता मिलेंगे बहुत ज़्यादा। वो बीच का कोई एक नेता जो लीडरशिप होती है कि जिसको अनुभव भी है, जिसमें युवापन भी है, जो लड़ाई भी लड़ सकता है फील्ड पर, वो नेता की कमी कांग्रेस को जरूर महसूस होगी। लेकिन जो नाम मैं गिना रहा हूँ शायद इन्हीं में से किसी पर पार्टी दांव खेले और ये सारे नेता किसी न किसी
इनके जो सरपरस्त मध्य प्रदेश के जो दोनों बड़े नेता हैं वही हैं, चाहे कमलनाथ की बात करें या दिग्विजय सिंह की बात करें। तो जो कुछ भी यदि परिवर्तन होता है तो इन्हीं के बीच से होगा। लेकिन जिस तरीके से अभी अनुभव को तरजीह दी गई, यदि हम 2018 के चुनाव में देखें तो कमलनाथ को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, उनको बाद में कंटिन्यू भी रखा गया। इसके बीच में कई बार चर्चा चली कि मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष दोनों एक ही व्यक्ति के पास है, पद तो बदला जाना चाहिए, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने नहीं बदला। तो हो सकता है क्योंकि कमलनाथ बड़े अनुभवी नेता है, 40 साल से ज़्यादा का उनका संसदीय अनुभव है, केंद्र में कई बार मंत्री रहे हैं, वो फ्लोर मैनेजमेंट के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं संसद के। मध्य प्रदेश में जरूर वो विधायकों को मैनेज करने में कहीं फेल हो गए, लेकिन वो भी उनकी अपनी ताकत के तौर पर उसको प्रस्तुत कर रहे हैं कि हमने नहीं खरीद बिक्री में हमने कोई योगदान नहीं दिया, हम तो संत बनकर बैठे रहे। हालांकि कंप्यूटर बाबा जैसे संत उनके लिए अलग से चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। तो इन सब के बीच में यदि कोई नेतृत्व की बात होती है तो फिर कांग्रेस में जरूर एक ऐसे लीडरशिप की कमी खलेगी जो सिंधिया की तरह था, जिसमें युवा जोश भी है और अनुभव भी है। वो सामंजस्य की कमी कांग्रेस को जरूर महसूस हो। जी। इसी मसले पर हमने बात की हमारे सीनियर पॉलिटिकल एडिटर ललित उपमन्यु जी से, और जो कुछ उन्होंने कहा वो हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है इस चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ की प्रतिष्ठा ज़्यादा दांव पे लगी है बनिस्बत शिवराज सिंह या दिग्विजय सिंह के। और उसकी वजह ये है कि ये चुनाव में जो दोनों पार्टियों को जाना पड़ा उसमें ये दोनों ही कहीं ना कहीं वजह बने हैं और एक दूसरे पे लगा रहे हैं। और ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे हैं कि कमलनाथ का दम्भ था, वो मंत्रियों को वक्त नहीं दे रहे थे, वो जनता के वादे पूरे नहीं कर रहे थे, इसलिए मैंने सरकार गिरा दी। और कमलनाथ का कहना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की टीम लालच में आ गई और मेरी सरकार गिरा दी। तो इन दोनों को अपने अपने आरोप जस्टिफाई करना है कि हमने जो कहा था वही बात थी, और इसलिए इनको सरकार में लौटने के लिए ज़्यादा मशक्कत करनी है दोनों को, और इसलिए इनकी राजनीति ज़्यादा दांव पे लगी है। दूसरा, कैरियर इसलिए भी ज़्यादा मुझे लग रहा है कि कमलनाथ उम्र के जिस पड़ाव पे हैं उसके हिसाब से वो आगे भविष्य में कितने साल और मैदानी राजनीति कर पाएंगे, ये एक सोचने वाली बात है। और इस समय जब वो सत्ता में थे और 5 साल पूरे करने की और बढ़ रहे थे, 1.5 साल करीब करीब हो गया था उनको, तब अचानक उनकी सरकार चली गई। तो उनके लिए अब ये सवाल खड़ा हो रहा है कि अगर वो सत्ता नहीं ला पाते हैं दोबारा अपनी, जो कि कठिन है, वो सफ़र असंभव नहीं है लेकिन कठिन है, तो फिर उनकी आगे की राजनीति कितने साल और चल पाएगी, ये एक सवाल है। तो इसलिए उनके करियर में थोड़ा सा ये वाला मोड़ बहुत महत्वपूर्ण है। और सिंधिया के साथ भी उम्र का ही फैक्टर है आश्चर्यजनक ढंग से, कारण दोनों के अलग अलग है। सिंधिया के पास अभी बहुत छोटी उम्र है राजनीति के लिहाज से, 48-50 साल के हैं वो, तो एक लंबा सफ़र उनके पास राजनीति का है, अभी करने के लिए है। लेकिन इस चुनाव में अगर वो अपनी उपयोगिता साबित नहीं कर पाते हैं या अपने आरोप या अपनी वजह जिसके कारण ये उपचुनाव हो रहे हैं उनको जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं पब्लिक के सामने, तो उनकी राजनीति पे भी सवाल खड़े हो सकते हैं। और उन्हें आगे के फिर जो जितने भी बरस, जो कि एक लंबा पीरियड है उनके पास, वो कैसे राजनीति कर पाएंगे और किस हाल में कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। शिवराज का जहाँ तक सवाल है, तो शिवराज ने न सरकार गिराने में वो भागीदार बने हैं, न सरकार बनाने में उन्होंने बहुत ज़्यादा रुचि दिखाई थी जब ये सारा उपक्रम चल रहा था। हाँ, ये ज़रूर है कि शिवराज ने चूँकि अब सत्ता संभाल ली और सारी भागदौड़ वो कर रहे हैं और बीजेपी ने तकरीबन उनका ही चेहरा आगे रखा हुआ है, तो जो भी सीटें आएंगी या जो भी सीटें घटेंगी बढ़ेंगी उसमें कहीं ना कहीं शिवराज के खाते में लाभ हानि दर्ज होगा। लेकिन राजनीति खत्म ही हो जाएगी, ये थोड़ा सा शिवराज के मामले में मुझे कम लग रहा है, क्योंकि अगर ऐसा होना होता तो जब 2018 का चुनाव बीजेपी हारी थी तभी ये मान लिया जाता कि शिवराज का करिश्मा खत्म हो गया और चौथी बार उन्हें शायद सीएम नहीं बनाया जाता, कोई और चेहरा ढूंढा जाता। और दिग्विजय सिंह जो चौथे पात्र हैं वो फिलहाल सबसे मुझे लाभ में दिख रहे हैं, क्योंकि उन्हें सीधे सीधे कांग्रेस ने राजनीति के मैदान में नहीं उतारा है। तो जीतते हैं तो उनके पास बहुत कुछ पाने को रहेगा, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन हारते हैं तो उनके पास एक बहुत लॉजिक रहेगा, बहुत कहने को रहेगा कि मैं सीधे सीधे कहीं इन्वॉल्व नहीं था और न टिकट में था और न नतीजों में था, न मैदानी किसी कवायद में शामिल था। इसलिए दिग्विजय सिंह मुझे थोड़ा सा इसमें कंफर्ट जोन में दिख रहे हैं, बाकी सबके साथ थोड़ा बहुत। तो साख की लड़ाई बहुत तेज़ होती चली जा रही है, पॉलिटिकल पार्टीज़ आपस में लड़ रही हैं और अपनी अपने करियर के लिए, अपनी अपनी साख के लिए भी नेता चिंतित हैं। आज की प्रस्तुति यहीं समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। अगले कार्यक्रम में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।